आज की कहानी है 24 जून 2022। गुजरात के सूरत उसमें एक एरिया है मोटा वराछा। यहाँ तमाम अमीर लोग रहते हैं, कारोबारी रहते हैं, वीआईपी रहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह की ये सिटी होगी। इसी सिटी की एक खास सोसाइटी है। उसका नाम है गैलेक्सी सोसाइटी और ये भी अच्छी खासी पॉश कॉलोनी है। यहाँ तमाम अमीर लोग रहते हैं, कारोबारी रहते हैं। 24 जून 2022 की सुबह सूरत की गैलेक्सी सोसाइटी में कुछ असामान्य घटित हुआ। ये पॉश एरिया एक शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित स्थान के रूप में जाना जाता था। लेकिन उस दिन सुबह गैलेक्सी सोसाइटी के निवासियों को एक चौंकाने वाली घटना का सामना करना पड़ा। इसी गैलेक्सी सोसाइटी में ही एक बिजनेसमैन रहा करता था। नाम था शेठ धनराज। उम्र करीब 43 साल की थी और वो एक बिल्डर कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर थे। उनकी शादी ठीक ठाक घराने से हो चुकी थी, एक पत्नी और 2 बच्चे। धनराज की आदत थी कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे। 24 जून 2022 की सुबह करीब 6 बजे बज रहे थे। रोजाना की तरह धनराज मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। अचानक एक गाड़ी पीछे से आती है और उन्हें टक्कर मारकर चली जाती है। धनराज बिल्कुल सड़क के किनारे जॉगिंग कर रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं था। इसके बाद भी यह सड़क हादसा होता है। वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि देर हो गई, अब इनकी सांसें थम चुकी हैं, अब ये जिंदा नहीं है। एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोगों ने देखा, अस्पताल पहुंचा दिया। दूसरी तरफ घर वालों को खबर नहीं थी। तो जो धनराज के ससुर मंजी भाई थे, जब उनके दामाद घर नहीं लौटे तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और उन्होंने कहा था कि धनराज सुबह करीब 6 बजे टहलने के लिए घर से निकला था, लेकिन उसके बाद कुछ खबर नहीं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन कुछ घंटे बाद मंजी भाई को एक फ़ोन आया और फ़ोन में बताया गया कि धनराज को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी है। धनराज को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो तुरंत परिवार के साथ हॉस्पिटल भागे, लेकिन तब तक रोड एक्सीडेंट की एक और रिपोर्ट आ चुकी थी। फिर उन लोगों ने पहचान लिया, उन्होंने रिपोर्ट लिखाए और बाद में वही एक रिपोर्ट में एक लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज किया गया। सेक्शन 304 ए यानी कि वही गैर इरादा तहलहत्या और सड़क हादसे का मामला ये पुलिस ने दर्ज कर लिया गया। ये धारा उन मामलों पर लागू होती है जिसमें हत्या करने का इरादा नहीं, लेकिन लापरवाही के कारण किसी की जान चली जाती है। धारा 304 के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 2 साल की कैद हो सकती है। ये जुर्माना लग सकता है। खैर, अब पुलिस ने उस गाड़ी को ढूंढना शुरू किया जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गाड़ी मिली नहीं, कोई सुराग नहीं मिला और केस पेंडिंग था। लेकिन जो सारी कहानी थी, जो चश्मदीद गवाह थे, सारी चीजें जो लोगों ने भी देखी थी, जिसने हादसा होते हुए देखा था, उनके बयान के बाद पुलिस ने ये मान लिया था कि एक रोड एक्सीडेंट का सिंपल सा मामला है और इसी सड़क हादसे में धनराज की मौत हो गई। रोड एक्सीडेंट इतने सारे देश में होते हैं और पुलिस आमतौर पर रोड एक्सीडेंट के केस की ये सच्चाई है उतनी सीरियसली नहीं लेती है। तो वहाँ की पुलिस भी फिर आराम से हो गई कि चलो रोड एक्सीडेंट का एक मामला है, एक बिजनेसमैन की मौत हो गई, किसी ने गलती से टक्कर मार दिया था, बात यहीं पर खत्म होती है और पुलिस भी इस केस को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। घर वालों ने भी कोई शक किसी को जताया नहीं। परिवार के लोगों ने भी मान लिया कि ये घटना महज सड़क हादसा है। पुलिस ने भी इसे ही सही समझ लिया। एक तरह से देखा जाए तो पुलिस को इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर इस केस में दिलचस्पी होती तो सीसीटीवी चेक करती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसा सड़क हादसों के केस में आमतौर पर होता है, कुछ दिन भी बीत गए। इसी दौरान में जिस जगह पर यह एक्सीडेंट हुआ था, वहां इत्तफाक से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उस कैमरे के जो फुटेज थे वो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर डाला गया तो वो थोड़ी देर में वायरल भी हो गया। अब उसमें साफ दिख रहा है कि सुबह सुबह पूरी सड़क खाली है। धनराज बिल्कुल सड़क किनारे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और पूरी सड़क खाली है। सुबह सुबह का टाइम, ट्रैफिक था नहीं और अचानक बहुत तेज रफ्तार एक गाड़ी आती है और पीछे से उनको उड़ाते हुए निकल जाती है। तो इसके वायरल होने के बाद लोगों ने अपनी अपनी राय दी और ये हुआ कि ये रोड एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। जब पूरी सड़क खाली है तो एक गाड़ी बिल्कुल किनारे आकर और किसी को उड़ा के यूं चली जाए, ऐसा लगता है कि ये कोई इसके पीछे साजिश है। वीडियो पुलिस तक भी पहुंचती है।
अब पुलिस जो अब तक ये मान के चल रही थी कि रोड एक्सीडेंट का मामला है और घर वालों ने भी कोई शिकायत तो की नहीं, किसी की दुश्मनी की बात नहीं की, तो उसे भी लगा कि चलो अब जांच कर लेते हैं, क्योंकि अब तक रोड एक्सीडेंट को समझकर वो खामोश बैठे हुए थे। अब ये वीडियो जब वायरल हुआ तो उन्होंने कहा जांच कर देते हैं। इसी दौरान में एक और चीज़ होती है। अभी पुलिस ये सोच रही थी कि जांच करते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम को एक गुमनाम फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला कहता है कि ये जो एक बिजनेसमैन धनराज की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है। कहानी रोड एक्सीडेंट की नहीं है, ये मर्डर है और इसके पीछे कहानी कुछ और ही है। आप तफ्तीश कीजिए, जांच कीजिए, सारा सच सामने आ जाएगा। अब इस गुमनाम कॉल के बाद और उस वायरल वीडियो को देखते हुए पुलिस के भी कान खड़े हुए और उन्हें लगा कि नहीं, मामला कुछ और है। चलो तफ्तीश करते हैं। पहले ये केस ट्रैफिक पुलिस के पास था, लेकिन फ़ोन सूरत क्राइम ब्रांच को आया तो क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। पूरे केस की स्टडी करने के बाद अब पुलिस ने फिर से घर वालों से पूछताछ की। धनराज के ससुर से, धनराज की पत्नी से, बच्चों से, बाकी के रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, लेकिन ऐसी कोई बात उनसे नहीं मिली या पता चली जिससे पुलिस को कोई लीड मिले या लगे कि कोई उसमें गड़बड़ है। इस मौत में पुलिस को लगा कि ये बेकार की चीज़ है। फिर भी पुलिस ने कहा चलो जांच करते हैं, तो कुछ और मेहनत करते हैं। जिस सड़क पे ये सीसीटीवी कैमरा से जो फुटेज मिला था, उन्होंने उस कैमरे में जाकर रियल फुटेज लिया। फिर पुलिस ने भी देखा और उसके बाद कहा कि चलो आसपास के कुछ और सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं, शायद कुछ लीड मिले। अब जिस सड़क पे ये गाड़ी जहां पे एक्सीडेंट हुआ जो कैमरे में कैद हुआ, वो सड़क के पहले और सड़क के आगे जिधर से गाड़ी आई, और उसके आगे जाने का तो कोई मतलब था नहीं, क्योंकि सारी कहानी सड़क के पीछे ही होगी। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद गाड़ी निकल गई है तो पुलिस ने पीछे से तफ्तीश शुरू की। और कितने ऐसे कैमरे हैं जिसमें इसको दिखाई दे। 6:कुछ पर एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस ने पीछे के सारे सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। 5:30 बजे से लेकर 6:25 के दरमियान के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो कई कैमरे में अचानक वही गाड़ी नजर आई जिस गाड़ी ने धनराज को टक्कर मारी थी। अब पुलिस ने उन कैमरों को खंगालना शुरू किया। सड़क पर कई लोग भी दिखे जो वहां से गुजर रहे थे। एक और कैमरे में दिखा कि वो गाड़ी एक जगह सड़क किनारे रुकी हुई है और एक शख्स है जो कहीं से चलता हुआ आ रहा है और फिर आकर वो गाड़ी में बैठता है। उसके बाद वो गाड़ी वहां से चल पड़ती है। सड़क पर अब एक वही गाड़ी थी जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी। दूसरे कैमरे में जब और पुलिस ने तफ्तीश की तो देखा कि ये शख्स एक और कैमरे में भी है, और उस कैमरे में जिसमें धनराज मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, उससे पहले वो पैदल खड़ा हुआ था और एक तरह से रेकी कर रहा है, देख रहा है। तो अब एक शख्स जिस गाड़ी ने टक्कर मारी उसका उस गाड़ी के पास खड़ा होना, फिर उसी गाड़ी में फिर उसका बैठते हुए मिलना और उसी शख्स का धनराज की मॉर्निंग वॉक से पहले उस पर नज़र रखते हुए भी कैमरे में गिरफ्तार होना। जब ये सारी कड़ियां मिली तो पुलिस को लगा मामला गड़बड़ है। अब इसके बाद पुलिस ने कहा कि ये मामला रोड एक्सीडेंट का नहीं हो सकता, क्योंकि बाकायदा रेकी करके ये रोड एक्सीडेंट की शक्ल में एक कत्ल किया गया। अब पुलिस ने यहाँ से अपनी तफ्तीश सीरियसली शुरू की। एक तरफ हादसे को अंजाम देने वाले गाड़ी के नंबर की भी जांच भी करती है और फिर से तमाम लोगों से पूछताछ भी करती है। धनराज के मोबाइल नंबर को भी पुलिस ने खंगालना शुरू किया। सबसे पहले उसके मोबाइल से बहुत सारे नंबर मिले। एक नंबर मिला जो धनराज के बिजनेस पार्टनर का नंबर था। उसका नाम था नीतीश, और इत्तफाक से धनराज और नीतीश दोनों एक दूसरे के दोस्त थे बहुत जमाने से। फिर साथ में उन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस भी किया। अब क्योंकि बिजनेस पार्टनर है तो कहीं न कहीं पुलिस के दिमाग में एक शक भी होता है कि बिजनेस हड़पने के लिए रास्ते से तो नहीं हटा दिया। तो पुलिस ने इन बाकी लोगों के साथ साथ कई और सस्पेक्ट थे, लेकिन नीतीश पे भी फोकस किया। अब नीतीश के बारे में सारी जानकारी हासिल करनी शुरू की और धीरे धीरे नीतीश के भी मोबाइल को खंगालना शुरू किया। इस दौरान में नीतीश के बारे में आप घर वालों से ही पूछताछ शुरू की। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो पुलिस ने एक चीज़ नोटिस की, जो धनराज है उसके मोबाइल में जो नीतीश का नंबर है, लगातार दिन में कई बार बात होती थी, लेकिन 5 महीने पहले से धनराज के मोबाइल पे ना तो नीतीश का कोई कॉल आया और नीतीश को धनराज ने कोई कॉल किया। अब पूछताछ में ये पता चल गया था कि दोनों दोस्त भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, लेकिन 5 महीने से दोनों ने मोबाइल पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अब ऐसी क्या वजह हो सकती है?
एक दोस्त, एक बिजनेस पार्टनर और उससे पहले के सारे रिकॉर्ड बता रहे हैं कि दिन में 10 बार बात हो रही थी और ये अचानक 5 महीने से बिल्कुल सन्नाटा, कोई कॉल नहीं, ना उधर से ना इधर से। पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी। पुलिस अब सीधे नीतीश के घर जाती है। पुलिस उसे धनराज और उसके कॉल रिकॉर्ड दिखाती है और पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था, तुम दोनों में जो बातचीत बंद हुई। तो नीतीश कहता है, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो मेरा अच्छा दोस्त था और पार्टनर भी। हम दोनों में मामूली मनमुटाव था और हमेशा होता रहता था। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसकी हत्या करूंगा। नीतीश ने इस बयान के अलावा कुछ नहीं कहा। पुलिस वहां से चुपचाप निकल जाती है और वहां से वापस आने के बाद वो सोचती है कि नितिन खुद भी किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि उसने बातचीत बंद होने की ठोस वजह नहीं बताई। ऐसा लग रहा है कि वह सच छुपा रहा है। इस तरह का व्यवहार अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जो किसी अपराध में शामिल होते हैं। अब पुलिस ने खामोशी से बाकी नंबरों को टटोलने का फैसला किया और अब उसमें नीतीश के भी नंबर को खंगालने का फैसला किया। अब जब नीतीश के नंबर की सीडीआर पुलिस ने निकाली तो उसमें भी यही था कि वो कॉल 5 महीने से नहीं किया, उसने ना रिसीव किया। लेकिन नीतीश के कॉल डिटेल निकालते निकालते पुलिस को एक नंबर मिला और वो नंबर पुलिस के पास पहले से था और वो नंबर था धनराज की बीवी रमीला का। अब रमीला का नंबर नीतीश के पास, दोनों में बातचीत होती है। इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि रमीला का पति धनराज और नीतीश दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और धनराज की पत्नी रमीला का दोस्त और बिजनेस पार्टनर से बात करना कोई गुनाह नहीं था, या कोई जुर्म या कोई बुराई तो है नहीं। लेकिन कॉल डिटेल में एक चीज़ देख के पुलिस थोड़ी सी विस्मित हो गई। उसकी वजह ये थी कि 5 महीने से नीतीश और धनराज के बाद आपस में मोबाइल पे बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन धनराज की वाइफ रमीला की लगातार बातचीत हो रही है, सिर्फ 5 महीने पहले और उसके आने वाले कई दिनों तक भी। अब पुलिस को ये लगा कि एक पति जो अपने बिजनेस पार्टनर और दोस्त से फ़ोन पर बात नहीं कर रहा है, दोनों की बातचीत 5 महीने से बंद है और उसकी वही पत्नी लगातार उसके टच में, ये कैसे हो सकता है। अब पुलिस ने इस मामले को अलग एंगल से खंगालना शुरू किया। आसा पड़ोस से बातचीत शुरू की। जब बातचीत शुरू की तो फिर कुछ लोगों ने दबी जुबान में बताना भी शुरू किया। उन्होंने कहा कि नीतीश का अक्सर धनराज के घर आना जाना होता था। तो पुलिस ने कहा, इसमें बुराई नहीं है, वो दोस्त भी है और पार्टनर भी है, इसमें तो कोई बुराई नहीं। पर पता चला कि नहीं, इधर कुछ हफ्तों से नीतीश अब घर नहीं आता। धनराज और पहले लगातार आता था, बल्कि दिन में कई कई बार आता था, धनराज की गैरहाजिरी में भी आता था। अब कुछ दिनों से नीतीश नहीं आ रहा है, पहले आया करता था। उसके इस आने और ना आने के पीछे कारण क्या हो सकता है। जब पुलिस ने सारी चीज़ों को खंगालना शुरू किया, फिर धनराज की फैमिली की तरफ के लोगों से बातचीत शुरू की तो एक कहानी सामने आई थी। वो कहानी कुछ यूं थी, धनराज के दोस्त नीतीश और धनराज की पत्नी रमीला, ये दोनों में भी दोस्ती हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। शायद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन ये बात छुप नहीं पाए और धनराज को कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी तो थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था। और इसको लेकर उसकी अपनी बीवी से कई बार झगड़ा भी हुआ और बीवी ने हमेशा हर बार मना किया, बट उसने नीतीश से ये बात शेयर नहीं की। शायद इज्जत की भी बात थी कि वो अपनी बीवी के बारे में ऐसी क्या बात पूरे अपने दोस्त से या बिजनेस पार्टनर से कहे। लेकिन इसी उलझन में और परेशानी में धनराज जीता रहा और उसे ये था कि उसकी बीवी और नीतीश के बीच में कोई ना कोई रिश्ता है। अब इस रिश्ते को कैसे साबित किया जाए, तो बड़ी खामोशी से धनराज ने जून में ही अपने घर के बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा दिया, एक खुफिया कैमरा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी गैर हाजिरी में भी नीतीश घर आता है। तो जानना चाहता था कि घर आने के बाद वो वाकई आता है तो क्या करता है, किस हाल में बैठता है। और उसने अपनी बीवी रमीला को बिना बताए हुए अपने बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा दिया। अब इत्तफाक की बात, उस हिडन कैमरे में वो सारी तस्वीरें कैद हो गई जो शायद उसका पति कभी ना देखना चाहे। अब सारे सबूत धनराज के हाथ में थे। इन सबूतों के साथ उसने अपनी बीवी से बात की, दोनों में झगड़ा हुआ, फिर भी धनराज ने इस मसले को प्यार से हैंडल किया। उसने अपनी बीवी को समझाया, बच्चों का वास्ता दिया, बच्चों पर भी इसका असर हो सकता है, बीवी को समझाया। और इधर उसने नीतीश से बातचीत करनी बंद कर दी थी। अब इन सबूतों को देखने के बाद रमीला को यह यकीन हो चला था और राज खुल चुका है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो नीतीश के प्यार में इतनी अंधी थी कि उसने कहा कि अब शायद मिलना मुश्किल है।
नितिश भी घर नहीं आ रहा है तो उसने कहा हम तभी मिल सकते हैं जब ये धनराज हमारे रास्ते से हट जाए, मतलब एक पत्नी कह रही है कि उसका पति रास्ते से हट जाए। इसके बाद उसने नीतीश से बात की। नीतीश ने फिर कहा ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। इसके बाद एक सुपारी किलर को इन्होंने ढूंढा। ये सुपारी किलर था यासीन। सुपारी किलर को ढूंढने के बाद जो पहली चीज़ थी वो ये थी कि धनराज का कत्ल भी करना है, लेकिन ये कत्ल एक हादसा लगे क्योंकि उन्हें ये भी डर था कि उन दोनों के रिश्तों की बात कई लोगों को मालूम थी। अगर धनराज को कुछ होता है तो सीधे सीधे रमीला और नीतीश के ऊपर उंगलियां उठेंगी। तो वो चाहते थे कि मौत ऐसी हो कि वो एक हादसा लगे, कत्ल नहीं। और इसी के बाद उन्होंने सुपारी किलर को ढूंढा और करीब 4-5 महीने से ही उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन सीरियस तब हुए जब ये हिडन कैमरा में राज कैद हो चुका था। उस सुपारी किलर ने 10 लाख रुपए की डिमांड की और ये दोनों ने 10 लाख रुपए देने के लिए हामी भरी। जिस शख्स ने सुपारी ली उसने कहा था कि ठीक है, ये कत्ल नहीं लगेगा और उसका सबसे आसान तरीका यही है कि हम इसको सड़क हादसे में हुई एक मौत दिखाएंगे। और उसके बाद उसने धनराज की रेकी करनी शुरू की। खुद रमीला ने अपने पति की रूटीन के बारे में उस सुपारी किलर को बताया कि वो कब कहाँ जाते हैं, कितने बजे घर से निकलते हैं, कब पैदल होते हैं। और उसी दौरान उसने ये भी बताया कि वो सुबह 6 बजे वॉक करते हैं। किलर ने जब उसकी रेकी की तो उसको सुबह टाइम ठीक लगा, क्योंकि सुबह के टाइम पर जब धनराज मॉर्निंग वॉक पर जाता है उस वक्त सड़क पर सन्नाटा होता है, तो सबसे यही अच्छा टाइम और मौका वही है। फिर एक ड्राइवर को अपने साथ मिलाया और 24 जून की सुबह जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहा था तब इस किलर ने तेज रफ्तार से वो गाड़ी ले आया और धनराज को लगभग उड़ाते हुए निकल गया। इस वारदात में धनराज सफ़ेद टी शर्ट और ट्रैक शूट पहनकर टहलने निकले थे। तभी किलर ने पीछा करते हुए मौका देखते ही टक्कर मारकर जान ले ली थी। अब इस केस के सिलसिले में 4 जुलाई को सूरत क्राइम ब्रांच ने धनराज की हत्या में उनकी पत्नी रमीला और प्रेमी नीतीश को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद पुलिस ने सबूतों और गवाहों की जांच की और सुपारी किलर यासीन और रमीला नीतीश के बीच की साजिश की सच्चाई सामने आई। जांच में खुलासा हुआ कि रमीला और नीतीश के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि उन्होंने धनराज की हत्या की योजना बनाई और उसे सड़क हादसे के रूप में पेश करने की साजिश की थी। यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रमीला और नीतीश को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। इसी प्रकार एक रोड एक्सीडेंट की एड में की गई साजिश का पर्दाफाश हुआ और न्याय की प्रक्रिया पूरी की गई। इस घटना ने यह भी साबित किया कि कभी कभी मामूली दिखने वाली घटनाएं भी गहरे रहस्यों और साजिशों को छुपा सकती हैं। यह एक दिलचस्प और दुखद कहानी है जो बताती है कि किस तरह एक प्रेम संबंध और ईर्ष्या ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। शेठ धनराज की हत्या को एक सड़क हादसे का रूप देने की साजिश और इसके पीछे उनकी पत्नी और उसके प्रेमी का होना वास्तव में हैरान कर देने वाला है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अविश्वास और गलतफहमियां किस तरह से रिश्तों को बिगाड़ सकती हैं और अपराध तक ले जा सकती है। साथ ही यह भी दिखाता है कि तकनीकी प्रगति जैसे सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स किस तरह से अपराधों की जांच और सच को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देखा जाए तो पूरी कहानी में शेठ धनराज की कोई गलती नहीं थी। उनकी हत्या एक साजिश का परिणाम थी जिसमें उनकी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर उनकी जान ली। धनराज बस अपनी दिनचर्या के अनुसार मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और इस दौरान उन्हें जानबूझकर एक सड़क हादसे के रूप में दिखाने के लिए टक्कर मारी गई। इस पूरी घटना में धनराज की कोई गलती नहीं थी। वे निर्दोष थे और उनकी मौत पूरी तरह से साजिश और अपराध का परिणाम थी। इस मामले में धनराज की पत्नी रमीला और उसके प्रेमी नीतीश को हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का दोषी पाया गया है। तो उन पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 हत्या और धारा 120 भी आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। धारा 302 के तहत इस धारा के तहत दोषी पाए जाएंगे। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं की कहानी सुननी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।